नमस्कार, मैं सोम बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, बात दिल्ली सल्तनत की चल रही थी, तो दिल्ली सल्तनत में पिछली वीडियो में हमने तुगलक वंश के विषय में पढ़ा था और तुगलक वंश का जो संस्थापक था ये था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक की क्या होती है? गयासुद्दीन तुगलक की 1325 में अफगानपुर में एक लकड़ी के महल में दब जाने के कारण मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका पुत्र जिसका नाम है जोना खां, जोना खां गद्दी पर बैठता है। जोना खां आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे आजकल शॉर्ट फॉर्म में MBT भी कहा जाता है। तो MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक का जो देखिए यहां से इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मोहम्मद बिन तुगलक है। हालांकि इस समय के इतिहासकारों ने इसे पागल और किसी ने बेवकूफ, किसी ने कुछ कहा। आप ये कह सकते हो कि ये सल्तनत काल का राहुल गांधी है। राहुल गांधी जैसा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसे लोगों ने पागल घोषित कर रखा। इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक भी इस समय काफी पढ़ा लिखा है, लेकिन अपनी योजनाएं जो उसने बनाई उसमें ये असफल रहा और जिसके कारण इसे समकालीन इतिहासकारों ने पागलपन का अंश तक भी कहा। एक अंग्रेज विद्वान था जिसका नाम था एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन स्मिथ जैसे विद्वान बर्नी या उससे संबंधित जो इतिहासकार हैं उनके लेखों के आधार पर इसमें पागलपन का अंश बताते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार जिसमें ईश्वरी प्रसाद का नाम प्रमुख है, तो ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के अंश नहीं है। तो आइए मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है ये 1325 से 1351 है और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम है मलिक फखरुद्दीन जोना खां। इसका जो वास्तविक नाम है मलिक फखरुद्दीन जोना खां है और इसकी जो उपाधि है ये है अबुल मजाहिद। अबुल मजाहिद की उपाधि से ये गद्दी पर बैठता है और ये कहाँ, ये राज्याभिषेक अपना बलवन के लाल महल में, तो बलवन का जो लाल महल है उसमें ये अपना राज्याभिषेक कराता है। अब इसके बाद क्या है, देखिए इसे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया। किसी ने इसे कहा धनवानों का राजकुमार, और धनवानों का राजकुमार किसने कहा है? ये कहा एडवर्ड्स थॉमस। एडवर्ड्स थॉमस एक अंग्रेज है, ये बोलता है ये क्या है? धनवानों का राजकुमार है। ठीक है, इसके अलावा इसामी एक इतिहासकार है। इसामी इसे विधर्मी, काफिर और द्वितीय यजीद बोलता है। इसे क्या बोलता है? विधर्मी बोलता है, काफिर बोलता है और द्वितीय यजीद। इसका कारण यह था कि सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक है जो गंगा जल का पान करता है। जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो मुगल काल में अकबर ने भी यही किया। तो दो ऐसे मुस्लिम शासक हैं जिन्होंने गंगा जल का पान किया था, एक मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा अकबर। तो ये आप अच्छी तरीके से नाम याद रखेंगे। इसके बाद क्या है? अपने युग का अरस्तु। पिछला जो PGT का एग्जाम हुआ, इस एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि दिल्ली सल्तनत में अरस्तु किसे कहा गया है। तो दिल्ली सल्तनत में अरस्तु किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, देखिए दिल्ली सल्तनत में अंतिम मंगोल आक्रमण भी दिल्ली सल्तनत के अंदर अंतिम मंगोल आक्रमण भी इसी के समय हुआ था और ये किया था तरमासरीन के द्वारा। अब ये जो मंगोल आक्रमण हुआ, इस आक्रमण के विषय में कहा जाता है कि इस आक्रमण को मोहम्मद बिन तुगलक ने असफल कर दिया था, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आक्रमण असफल नहीं हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक ने तरमासरीन को पैसे देकर वापस भेजा था। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक जो इतिहास में सबसे ज्यादा विवादित हुआ उसका कारण था इसके द्वारा बनाई गई 5 योजनाएं। ये 5 योजनाएं इसके द्वारा बनाई गई हैं और ये पांचों ही योजनाएं असफल रही हैं। देखिए, इन योजनाओं की बहुत सी किताबों में टाइम पीरियड है, लेकिन अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम पीरियड है। तो मैंने इन जो ये योजनाएं हैं इनका टाइम पीरियड जानबूझ के नहीं लिखा। कारण ये है कि अगर मैं लिखता तो यहाँ पे फॉल्ट हो जाता, मतलब गलती हो जाती। अब ये सही टाइम पीरियड क्या है?
ये क्वेश्चन के माध्यम से, मैं जल्द ही क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, तो क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि इनका सही टाइम पीरियड क्या है। तो फिलहाल मैं केवल बिना टाइम पीरियड के इसके समय की जो प्रमुख योजनाएं इसके द्वारा बनाई गई हैं इसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली जो योजना है ये है राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को राजधानी बनाया था। अब ये दौलताबाद कहाँ है? दौलताबाद ये है महाराष्ट्र में। कुछ विद्वानों का मानना था कि इस समय राजधानी जो बनाने के लिए कहा गया था उज्जैन को, क्योंकि उज्जैन जो है साम्राज्य के मध्य में स्थित है, तो उज्जैन को राजधानी बनाने के लिए कहा गया था। लेकिन बाद में दौलताबाद को राजधानी चुना गया। अब राजधानी बनाने के लिए अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि राजधानी जो है क्या थी, मध्य में थी। कारण ये था कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का है, तो इसने मध्य में एक राजधानी बनाई ताकि उत्तर और दक्षिण दोनों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। बर्नी और इब्न बतूता, इसमें खासकर इब्न बतूता ये कहता है कि दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए राजधानी परिवर्तित की गई थी। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग यहाँ पे मत दिए हैं। कुछ लोगों का मानना यह था कि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए राजधानी परिवर्तन की गई थी, जबकि कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि दक्षिण में इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए राजधानी परिवर्तन की गई है। खैर, कारण जो भी है, इस समय राजधानी परिवर्तन हुई, लेकिन दिल्ली ज्यादा समय तक भारत की राजधानी नहीं रही, ऐसा नहीं हुआ। कारण यह है कि ये जो राजधानी परिवर्तन किया गया ये ज्यादा लंबे समय तक सफल नहीं हो पाया और बाद में दोबारा से दौलताबाद के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा राजधानी परिवर्तन। इसके बाद दूसरी है सांकेतिक मुद्रा। देखिए, आज भी वर्तमान में सांकेतिक मुद्रा ही भारत में चल रही है। नोटों के ऊपर लिखा भी रहता है कि मैं धारक को जितने भी रुपए का नोट है अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब ये है कि जो ये मुद्रा है ये प्रतीक मुद्रा है। तो भारत में सबसे पहले प्रतीक मुद्रा जो चलाई है ये एमबीटी नहीं चलाई थी, लेकिन ये मुद्रा सफल नहीं हो पाई थी। हालांकि इससे पहले विश्व में कबुलाई खान चीन का शासक था और इसने 1260 में चीन में सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। इसके अलावा फारस का एक शासक है गे खां या गे कास्ता खां, इसके द्वारा भी क्या हुआ, सांकेतिक मुद्रा चलाई गई है और ये 1294 में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई है। अब सवाल ये उठता है, देखिए यहां भी किताबों में बड़ा फॉल्ट है। कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो मुद्रा चलाई है वे कांसे की बनी हुई थी, तो कुछ किताबों में मिलेगा आपको ये तांबे की बनी हुई थी। अब असल में है क्या, देखिए एक इतिहासकार हैं सतीश चंद्रा, तो सतीश चंद्रा और प्रोफेसर हबीब, सतीश चंद्रा और हबीब के अनुसार ये कांसे की थी, जबकि इस समय के जो इतिहासकार हैं, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय के जो इतिहासकार हैं, बर्नी और फरिश्ता, इसे बोलते हैं तांबे की थी। तो यहां अब सही आंसर क्या होगा, जिस प्रकार के क्वेश्चन होगा और जिस प्रकार क्वेश्चन में आंसर दिए होंगे उसी के अनुसार जो है यहाँ पे आंसर टिक करना है। अब कैसे, ये प्रैक्टिस सेट में ही पता चलेगा। तो फिलहाल केवल मैं आपको दोनों के माध्यम से बताया, दो अलग अलग इतिहासकारों से, और दोनों ही ये क्वेश्चन सही माने जाते हैं। तो ये जो है ये क्या है, सांकेतिक मुद्रा है। तो सांकेतिक मुद्रा की योजना जो है क्या हुई, ये असफल हुई। कारण यह है कि बर्नी लिखता है कि प्रत्येक हिंदुओं का घर टकसाल बन गया था। कारण ये हुआ, ये योजना असफल होने का मेन कारण ये था कि दिल्ली में किसी जगह भी आप तांबे का सिक्का देके क्या बना सकते थे, मुद्रा बनवा सकते थे, यानी कि मुद्रा ढाली जा सकती थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा पे राजकीय नियंत्रण सही रूप से स्थापित नहीं था, जिसकी वजह से फर्जी सिक्के काफी जारी हुए। तो कुछ इतिहासकारों ने, यहाँ पे एक चीज मैं और भी बता दूं, ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि सांकेतिक मुद्रा चलाने का जो उद्देश्य है, इस समय विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। तो कुछ ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का राजकोष खाली हो गया था। खैर जो भी है, ये सांकेतिक मुद्रा की जो योजना बनाई गई ये असफल हुई। इसके बाद है आपका खुरासन अभियान। अब खुरासन कहाँ है, वर्तमान में यह स्थान मध्य एशिया में ईरान के आसपास की जगह है। इस समय यहाँ का जो शासक है ये है अबू सैयद का जो मतलब ये हुआ कि खुरासन में अबू सैयद के खिलाफ विद्रोह हो रहा था। तो इसी समय मिस्र के शासक और मंगोल शासक तर्मासरीन ने
मोहम्मद बिन तुगलक के साथ समझौता किया और समझौता करने के बाद उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, खुरासन को जीतेंगे और आपस में साम्राज्य में इसको बांट लेंगे। लेकिन होता यह है कि ये खुरासन की समस्या जल्द ही मध्य एशिया में सुलझ जाती है और क्या होता है फिर इसके बाद ये होता है कि ये अभियान जो है नहीं किया जाता, यानी कि खुरासन अभियान जो योजना बनाई गई है, खुरासन अभियान की योजना सफल नहीं हो पाई। कारण ये मध्य एशिया में जो समस्या पैदा हुई थी वो अपने आप ही सोल्व होगी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके लिए मतलब खुरासन अभियान के लिए 3,70,000 सेना इकट्ठी कर ली थी और इन्हें लगभग 1 साल का नगद वेतन भी दे दिया था। अब इतनी बड़ी सेना इकट्ठी करना और उन्हें एडवांस में वेतन देना, इसके बाद क्या हुआ, बाद में ये जो है सेना से मतलब जो सेना में भर्ती किए गए ज्यादातर लोग सेना से निकाल भी दिए गए और इन्हीं लोगों ने बाद में साम्राज्य में फिर क्या किया, विद्रोह भी किया। तो खुरासन अभियान मध्य एशिया में था जिसमें दोबारा से सुनिए, मिस्र के शासक मोहम्मद बिन तुगलक और तर्मासरिन ये 3 लोग शामिल थे। लेकिन इनके द्वारा जो योजना बनाई गई है ये योजना इंप्लीमेशन में नहीं हुई, यानी कि ये कार्यान्वित नहीं की गई, जिसके कारण ये योजना भी क्या रही, असफल रही। इसके बाद कराचिल अभियान है। अब कराचिल जो है कहाँ है, ये कुमायूं की पहाड़ियों में इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है, तो कोई इसे तिब्बत के आसपास बोलता है। मतलब कुल मिला के ये क्षेत्र हिमालय में था, यहाँ पे अभियान किया गया और इस अभियान में कहा जाता है कि बहुत सारी सेना जो है पथरीले, या तो क्या हुआ यहाँ पे एवलांचिंग हुई, मतलब बर्फीली तूफान आया, या फिर जैसे भी है, कोई कहता है कि जो है पहाड़ खिसक गए थे उसके कारण। अनेक इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए। मतलब कहने का मतलब कंक्लूजन ये है कि ये जो सेना कराचिल अभियान के लिए जो भेजी गई थी उसमें ज्यादातर लोग मारे गए और केवल 2-3 ही लोग जो हैं इसमें जीवित बचे थे, ऐसा समकालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो कराचिल अभियान है ये भी सफल नहीं हो पाया। इसके बाद है दोआब में कर की वृद्धि। दोआब गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है ये दोआब कहलाता है। हालांकि देखिए दोआब जो है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, लेकिन जब मैं इस दोआब की बात कर रहा हूं तो ये उत्तर भारत का दोआब है, ये है गंगा और यमुना का। अब इसमें क्या हुआ, इस क्षेत्र में सूखा पड़ गया था और जब सूखा पड़ा तो उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या हुआ, टैक्स की दर बढ़ा दी गई। इस वजह से इस क्षेत्र में काफी विद्रोह हुआ और लोगों ने जब जबरदस्त विद्रोह किया और पता चला मोहम्मद बिन तुगलक को कि यहाँ पे अकाल हुआ है, तो इसने फिर क्या किया, जो टैक्स की दर बढ़ाई गई है वो माफ भी की गई। और सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक है जो क्या करता है, जो अकाल संहिता का निर्माण कराता है, यानी कि जो किसान भूखे मर रहे थे उनके लिए इसने भोजन की भी व्यवस्था बाद में की। लेकिन ये कार्य बाद में किया गया था, जिस समय ये अकाल हो रहा था उस समय ये कार्य नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये योजना भी क्या हुई, असफल हुई। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो ये 5 योजनाएं हैं ये सफल नहीं हो पाई और इसी वजह से इतिहासकारों के द्वारा इसे पागल और पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन ये आप याद रखेंगे कि सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा बंदा यही था। अब इसके बाद क्या है, देखिए मैंने भी आपको बताया है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य ये मोहम्मद बिन तुगलक का है। इसके समय में, इसका जो समय है, इसके समय में लगभग पूरा भारत इसके अधिकार में है, लेकिन सबसे ज्यादा विद्रोह भी इसी के समय हुए। इसके समय में कहा जाता है कि 34 विद्रोह हुए थे, जिनमें से 27 दक्षिण भारत में हुए हैं और इन विद्रोह में भी मुख्य भूमिका निभाई है सदा अमीरों ने। अब ये सदा अमीर कौन है, सदा अमीर 100 गांव पे एक अधिकारी, मतलब 100 गांव के ऊपर एक अधिकारी जो नियुक्त होता था, इन्हें कहा जाता था सदा अमीर। 100 गांव पे जो अधिकारी है इन्हें सदा अमीर कहा गया है। और इन अमीरों में मुख्य जो थे ये थे आपके विदेशी, यानी कि अफगान मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, जिन्हें इस समय एज्जा कहा जाता था। इस समय ये आप याद रखेंगे, इस समय यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशियों को एज्जा, आधा जय और जा, एज्जा कहा गया है। तो इन्हीं की नियुक्ति जो है दक्षिण भारत में की गई और इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा सबसे ज्यादा क्या हुआ, दक्षिण में विद्रोह हुआ। यानी कि एमबीटी के समय जो सबसे ज्यादा विद्रोह किया है ये विदेशी अमीरों के द्वारा किया गया है और इनमें सदा अमीर की मुख्य भूमिका है। इन्हीं सदा अमीरों ने क्या किया, हसन गंगू के नेतृत्व में बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी 1347 में की थी। ये आप याद रखेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं। तो कौन कौन से विद्रोह हैं इसके समय, आइए इसके विषय में जानते हैं।
देखिए मैंने भी लिखा बताया कि 34 विद्रोह हुए, जिनमें दक्षिण में 27 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह बहाउद्दीन गुरसाब के द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके समय जो पहला विद्रोह हुआ है वो बहाउद्दीन गुरसाब के समय हुआ, और ये विद्रोह 1326। तो बहाउद्दीन गुरसाब जो है इसी के परिवार का एक सदस्य है। इसने विद्रोह किया और बाद में इसने कंपीली राज्य में शरण ली थी। देखिए पिछले मैंने आपको बताया था कि कंपीली जो राज्य है ये दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, एमबीटी इसे दिल्ली सल्तनत में शामिल करता है और बहाउद्दीन गुरसाब जो है इसकी ये हत्या करा देता है। इसके बाद जो दूसरा विद्रोह हुआ, जो सबसे ज्यादा व्यापक विद्रोह कहा जाता है, लेकिन एकमात्र ऐसा विद्रोह था जिसे एमबीटी ने माफ किया था, ये विद्रोह है इसका आइन उल मुल्क। ये आइन उल मुल्क जो है, ये आइन उल मुल्क मुल्तानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइन उल मुल्तानी, आइन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है। इसने किताब लिखी है जिसका नाम है इंसा ए मेहरू, और ये अवध का कौन है, ये अवध का सूबेदार है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा विद्रोह है जो बहुत ज्यादा व्यापक होने के बाद भी मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विद्रोह यानी कि इस विद्रोहियों को या इस विद्रोह का जो नेता है उसको माफ कर दिया था। इसके विषय में मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि अगर आपकी कोई बहुमूल्य चीज नाली में गिर गई तो आप क्या करेंगे। अपने दरबारियों से इसने पूछा कि अगर आपकी कोई बहुमूल्य चीज नाली में गिर गई तो आप क्या करेंगे। तो दरबारियों ने कहा कि हम उसे नाली से निकाल के धो लेंगे। तो इसने कहा कि मैंने भी यही काम किया है, यानी कि मेरा जो सूबेदार है ये नाली में चला गया था और मैंने इसे धो के क्या कर दिया, साफ कर दिया, यानी कि मैंने इसको क्या कर दिया, माफ कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, देखिए बंगाल में गयासुद्दीन, मुल्तान में बहराम किस्लू खां, माबर क्षेत्र में सैयद हसन खां के द्वारा जो है ये विद्रोह हुए हैं। यानी कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ये प्रमुख विद्रोह हुए जो एमबीटी के समय हुए थे। इसके बाद मैं बात करूं, एमबीटी के समय ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। तो मैं हरिहर और बुक्का यानी कि विजयनगर साम्राज्य को भी आपको पढ़ाऊंगा, तो यहां पर आप ये बस याद रखेंगे कि 1336 में एमबीटी के समय हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और इसी प्रकार बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू के द्वारा की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके जो है दोनों नगर फिर आगे जाके आपस में भिड़ भी जाते हैं, कैसे ये हम पढ़ेंगे जब हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे तब। अब देखिए क्या हुआ, उसने दक्षिण में गांव पर अमीर सदा की नियुक्ति की। मैंने भी आपको बताया है कि 100 गांव पे एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे कहा जाता है अमीर सदा, ठीक है। और इन्हें ये ही बंदे हैं जिन्होंने एमबीटी के खिलाफ सबसे ज्यादा विद्रोह किया। इसके बाद क्या है, 1351 में तगी के विद्रोह के समय ठट्टा में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1351 में तगी एक इसका गुलाम है, ये ठट्टा जो सिंध के आसपास का क्षेत्र है, इस विद्रोह को दबाते समय एमबीटी की क्या हो जाती है, मृत्यु। लेकिन अब एमबीटी के समय इसका धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसने अपने सिक्कों पे जिले इलाही, इसने अपने आप को क्या कहा, जिले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया इसने अपने आप को बताया है। और इसके सिक्कों पर अल सुल्तान अल्लाह, अल सुल्तान अल्लाह इसके सिक्कों पे लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद क्या है, 1341 में गयासुद्दीन मोहम्मद को मिस्र से बुलाकर सम्मानित किया। अब ये गयासुद्दीन मोहम्मद है कौन, ये इस समय का खलीफा था। तो खलीफा जो है कहा जाता है कि इस समय खलीफा की काफी ज्यादा हालत खराब थी। लेकिन हुआ ये कि जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह हुए थे, तो इसके समय उलेमाओं ने कहा कि आपके साम्राज्य में विद्रोह का जो प्रमुख कारण ये है कि आपने खलीफा का सम्मान नहीं किया। तो इसने उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए खलीफा को, जो मिस्र में बड़ी मतलब एक तरीके से गरीबी की जिंदगी जी रहा था, भारत बुला के सम्मानित किया और उसका पैर अपने सिर पे रखवाया। लेकिन इसके बाद भी साम्राज्य में विद्रोह नहीं रुकते हैं। तो 1341 में गयासुद्दीन महमूद को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया गया। और कहां से बुलाया, मिस्र से बुलाया गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कहा जाता कि एमबीटी काफी ज्यादा धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था।
यानी कि इसने धर्म में भेदभाव नहीं किया। और इसने ये सल्तनत काल का पहला ऐसा व्यक्ति है जो क्या हुआ, हिंदुओं के त्योहारों में शामिल हुआ। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में पहला शासक कौन है। दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक कौन है जिसने होली के त्योहार में हिस्सा लिया था, तो ये एमबीटी है। तो हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लिया। और मैंने भी आपको बताया कि अकबर और एमबीटी ऐसे शासक हैं जो गंगा का यानी कि गंगा जल का पान करते थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्या हुआ, इसने धार्मिक भेदभाव के आधार पर भी शासन नहीं किया। इसने अपने साम्राज्य में हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया। तो देखिए रतन नामक हिंदू को, ये रतन जो है ये हिंदू है, तो सिंध का इसने राजस्व अधिकारी बनाया था। ये एग्जाम में काफी बार आया। रतन नामक हिंदू को सिंध का राजस्व अधिकारी बनाया। इसके अलावा साईराज को धारा का नायब वजीर बनाया। तो इसके समय में काफी हिंदू अधिकारी उच्च पदों पर नियुक्त थे, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा ये सल्तनत काल का पहला ऐसा बंदा है जिसने सती प्रथा को क्या किया था, बैन। तो यहां पे आप याद रखेंगे। इसके बाद अकबर और इसके बाद औरंगजेब। तो अकबर के बाद कौन, औरंगजेब, ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने क्या किया, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया था। इसके बाद क्या है, जैन संत जिन प्रभा सूरी व राजशेखर का इसने सम्मान किया। तो दो जैन संत हैं, जिन प्रभा सूरी और राजशेखर, इन दोनों का ये बंदा क्या करता है, सम्मान करता है। ये माउंट आबू में जो मंदिर है वहां भी जाता है, और माउंट आबू में जैन मंदिरों में जाने वाला भी ये क्या है, पहला सुल्तान है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, ये अन्य फैक्ट यानी कि एमबीटी के समय के जो अन्य फैक्ट हैं वे हैं कि शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली सुल्तान के विरोधियों में प्रमुख है। ये जो है सुल्तान का क्या करता है, विरोध करता है। इसके अलावा इसके साम्राज्य में 23 प्रांत हैं। तो यहाँ जो है एमबीटी के समय सबसे बड़ा साम्राज्य है, और इसके समय साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी है, 23। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है, इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी है, मोरक्को ये अफ्रीका में है, मोरक्को का निवासी इब्न बतूता भारत में 1333 में आया, और ये कुछ समय के लिए लगभग 7 या 8 वर्ष के लिए काजी के पद पे रहा। और बाद में सुल्तान ने इसे कहां पे, चीन में भेजा था। लेकिन चीन में क्या हुआ, जाते समय कुछ जहाज वगैरह में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण ये वापस आ गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ समय के लिए इसे कारागार में भी डाल दिया था। ठीक है। तो ये बंदा जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया है 1333 में। ठीक है। और इसने किताब लिखी है रेहल्ला। पिछली बार पीजीटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रेहल्ला किस भाषा में लिखी गई है, तो रेहल्ला अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। और इसने, अब देखिए क्या हुआ, चीन में भी एक अपना राजदूत को भेजा। तो 1341 में होता यह है कि पहले तो क्या होता है, चीन के सम्राट के द्वारा एक दूत मंडल भारत आता है। तो यहाँ पे देखिए 1341 में चीन के सम्राट तोगन तिमूर ने एक शिष्टमंडल भारत भेजा, और इसके बाद एक शिष्टमंडल ये चीन भेजता है। तो पहले चीन का सम्राट भेजता है और इसके बाद ये भेजता है। इसके अलावा इसने मध्य एशिया में भी अपने राजदूतों को भेजा था। तो ऐसा करने वाला सल्तनत काल का पहला शासक था। इसके बाद क्या है, भू राजस्व की दर 50%। तो मैंने आपको बताया था AUK यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी ऐसे शासक हैं जिनकी राजस्व वसूलने की दर 50% है। ठीक है। और ये क्या करता है, कृषि में भी ये सुधार करता है। कृषि में सुधार करने के लिए ये एक डिपार्टमेंट बनाता है जिसका नाम है दीवान ए अमीर कोही। तो दीवान ए अमीर कोही जो है कृषि एक विभाग है। इसके अलावा देखिए क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का पढ़ा लिखा, मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो क्या है, इसके द्वारा खेती जो की गई है वो अदल बदल के खेती की जाती थी। मतलब एक बार फसल में, मतलब एक बार खेत में क्या हुआ, गेहूं बो दिया, तो दूसरी बार गन्ना, फिर तीसरी बार दूसरी फसल, इस तरीके से बदल बदल के खेती की, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति यानी कि फर्टिलिटी जो है ये बनी रहे। तो काफी विद्वान व्यक्ति था। इसके बाद क्या है, इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी होता है भूमि को ठेका पर देना। तो इजारेदारी प्रथा की भी ये क्या करता है, स्थापना करता है। तो ये था हमारा आज एमबीटी का सेशन। आज का सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।